गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। मुल्क में 6 नहरों के मंसूबे के मुतनाज़ा होने के बाद से सदर आसिफ जरदारी को ओहदे से हटाने की खबरें आना शुरू हो गई थी। हालिया कुछ दिनों में कयास आराइयाँ मजीद बढ़ी। खबरें ये आईं कि गुज़िश्ता बरस सदर आसिफ अली जरदारी को नहरों के मंसूबे के हवाले से एक आला सतही इजलास में ब्रीफिंग दे दी गई थी। सदर आसिफ जरदारी की जानिब से इस ब्रीफिंग के निकात सिंध की कौम परस्त जमातों को लीक कर दिए गए अलेजिडली, ताकि वो इस हवाले से एहतजाज करें और मनसूबा सबोटाज हो। सिंध में इस हवाले से एहतजाज हुआ और फिर ये मनसूबा मौखर कर दिया गया, कोट एंड कोट। अब इस मनसूबे के मौखर होने का जिम्मेदार सदर आसिफ जरदारी को करार दिया जा रहा था और तासुर ये दिया जा रहा था कि ताकतवर हल्के उनसे नाराज़ हैं। ये सब एलिजिडली हो रहा था, जयमगोइयाँ हो रही थी। मगर आज इस हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुलकर ही लिख दिया। अब जब उन्होंने ये बात कह दी है तो फिर ये एक ऑफिशियल बात हो गई इस हवाले से कि जो कयास आराइयाँ थीं उनको देखा भी गया है और ये भी जाना गया है कि इनके पीछे है कौन। सोशल मीडिया पे मोहसिन नकवी साहब लिखते हैं कि हम ये जानते हैं कि सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफ़े से मुतालिक कोई बात नहीं हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुतालिक कोई ख्याल मौजूद नहीं है। सदर आसिफ जरदारी के मुसल्लह अफवाज के क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। मैं जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी सदर जरदारी की तब्दीली की खबरों को अफवाह करार दे दिया है। लेट्स वॉच हिम। तो बात जो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इन्फॉर्मेशन और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है, वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले। पहले भी न जाने का जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो सी ने किया था। इस बार वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि सदर जरदारी का मौजूदा निज़ाम को सहारा देने में अहम किरदार है और नून लीग किसी तरह उनको हटाने के हक में नहीं है। लेट्स वॉच हिम। एक जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा सब अच्छा का तासुर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ रहनुमाओं के बयानात जाहिर करते हैं कि दोनों जानिब मामलात बिगाड़ का शिकार हैं। इसकी सबसे अहम मिसाल तलाल चौधरी और नबील गबोल के माबैन तल्ख कलामी है। ये तल्ख कलामी क्यों हुई, इस पर नज़र डाल लेते हैं। कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी के इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल में तल्ख कलामी हुई। इस बदमस्की के दौरान ही शाजिया मरी की वजारत कानून के अफसर से बरहमी हुई, जिसके ऊपर ये शुरू हुई। अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद की तो शाजिया मरी ने धमकी दी कि मैं इस ऑफिसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के रवैये और लहजे के खिलाफ एहतजाजन नबील गबोल ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। नबील गबोल ने कहा कि नून लीग को अक्सरियत खैरात में मिली, वो मगरूर हो गए हैं। हम 77 अरकान को 120 करके दिखा देंगे। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नबील गबोल ने यह भी कहा कि चंद दिन कबल इसहाक डार ने बयान दिया कि हम अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। इनके बयान से तासुर मिला जैसे वो हम पर एहसान कर रहे हों। हमारे जो 72 वोट 140 होने में कोई भी वक्त नहीं लगने वाला। लेट्स वॉच हिम। शैला रज़ा साहिबा, कौसर काज़मी साहब और अहमद उवैस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू शैला रज़ा साहिबा। वो एक शेर है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये अफवाह या ये अफवाह किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। सो इसी किस्म की कोई बातचीत लग रही है कि जुदाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में ऊंच नीच हो जाती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि, और क्योंकि वहाँ पे मीडिया भी होता है और दाखिला की थी ये, तो वहाँ पे ज़्यादा ही मीडिया होगा। तो नबील गबोल एक्साइटेड हो गए? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। मेरा बहुत वो अच्छा, बचपन से मीडिया में है, मेरा नहीं ख्याल वो इस पे एक्साइटेड हो। लेकिन ये कि वो हो गया, लेकिन इसमें अपर लेवल पे या पार्टीज़ के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है और हो जाता है, मीटिंग्स में ऊंच नीच हो जाती है। और जहाँ तक देखें, एक बात
तो शुरू से मैं उस पर बात करती हूँ। एक तो ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रीफिंग सदर को दी जाए, और सदर को अगर ब्रीफिंग दी भी जाए तो उनकी हाँ या ना जो है उसकी कोई वो नहीं होती। उनकी जो है वो तो पाबंद होते हैं कि अगर कैबिनेट से कोई मैटर जो है वो आता है अप्रूव होकर, तो जिस तरह गवर्नर पाबंद होता है कि तो कैबिनेट से आए, कि सदर के पास इस्तेकाक है ही नहीं कुछ करने का। बिल्कुल। और आपको पता है ये नेहरू वाला मामला किसी कैबिनेट में नहीं आया, ना पंजाब में और न वफाक में। वफाक में तो होना ही नहीं था, और ये कैबिनेट में अलेजिडली कहा गया कि उन्होंने कहा कि इस पे इतराज़ उठा दो। अगर किसी ने उनको ब्रीफिंग दी और उसके बाद ये मंसूबा जो कि इतना अहम नौइयत का था या ज़ीरो नौइयत का था, वो पंजाब की कैबिनेट में भी नहीं आया, तो उसमें सदर की हाँ ना कोई अहमियत नहीं रखती। और अगर एक ऐसी बात थी और जिससे मैं समझती हूँ कि पूरे सिंध को मसला था, और ना सिर्फ सिंध को बल्कि पंजाब के भी छोटे काश्तकारों को भी मसला था। पंजाब की अपनी ज़मीन का हाल बुरा है इस वक्त, हमारी फूड सिक्योरिटी रिस्क पे है। तो ऐसे में जो ऑलरेडी ज़मीनें हैं जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको छोड़ के आप जा रहे हैं सहरा आबाद करने, तो ये वो इशू था जिस पे सदर जो है वो बात कर सकते हैं अपने लोगों से, कोई ऐसी बात नहीं है अगर आप ये कह रही हैं। लेकिन सदर को पास जब तक कैबिनेट की जो है समरी ना आ जाए वज़ीर आज़म के साइन शुदा, तो वो पाबंद हैं। अगर वो नहीं भी साइन करेंगे तो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, क्योंकि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो असेंबलीज़ हैं, नेशनल असेंबली और चारों असेंबलीज़ हैं, तो वो पाबंद हैं कि उनकी दी हुई गई उसको करें। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कहा एलिजिड है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं उससे तो फिर यही बात है कि सदर के पास इस्तेकाक ये तो नहीं था कि कैबिनेट को रोकते या कहीं और पावर अपनी एक्सरसाइज करते। उनका इस्तेकाक ये था कि वो खबर को लीक कर दें। नहीं, ये कर सकते थे कि लीक कर देंगे, लीक तो खुद ही हो जाती है। वहाँ पे ये नहीं होता कि दो कमरों में बैठे हुए लोग आपस में बात कर लें, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और किसी न किसी तरह हमारे यहाँ हर बात लीक हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तो ये मामला ख़त्म हो गया और CCI में बाकायदा इस पर बात हो गई। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये पंजाब में भी कैबिनेट में भी नहीं आया। ये अफसोस की बात है बिल्कुल। आज इस तरह से मंसूबे कैसे हो सकते हैं? पता है कि प्रेसिडेंट को हटाने की बातें हुई, आर यू अवेयर? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। असल में 10 दिन मुहर्रम के थे, लोगों के पास कुछ था नहीं करने को। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने क्यों कहा कि हमें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और दो बड़े ही मतलब मौजज़ जर्नलिस्ट, वैसे सारे मेरी नज़र में मौजज़ हैं, मैं किसी को कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन उनकी तरफ से जब ये बात आई तो फिर ये टॉक ऑफ द टाउन हो गई। लेकिन ऐसी कोई बात है देखिए, सदर साहब के हटाने का मतलब है उनकी मर्ज़ी के बगैर कि आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी आपकी सपोर्ट खो दे। बट अब उनको सपोर्ट की ज़रूरत है मखसूस नशिस्तों के बाद? क्यों नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इत्तेहादियों के साथ मिल के 2/3 होगी, अकेली नून लीग की अक्सरियत नहीं होगी इतनी। ठीक है, 2/3 के लिए ज़रूरत है। वैसे तो मेरे ख्याल से नंबर गेम काम तो उन्हें 2/3 के ही ज़्यादा करने हैं ना। क्या काम करने हैं, चलिए ये भी बता दें फिर। मतलब जाहिर है जिस तरह के मामलात हैं सब चल रहा है उसमें, और अगर सादा अक्सरियत से भी वो आ जाए तो जब भी मैं समझती हूँ कि उन्हें 5 साल पूरे करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो ज़रूरत है, और अगर फिर भी वो ये समझते हैं तो कोई मसला नहीं है। राइट। कौसर काज़मी साहब, हम कौन से कैबिनेट का पार्ट हैं? ये बात ठीक है, कैबिनेट का पार्ट तो है नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या नून लीग के रवैये में तब्दीली इसलिए आई है क्योंकि अब रिजर्व सीट्स के बाद आप ज़रा ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ्रिया, जब किसी स्टैंडिंग कमेटी के बाद कोई सहाफ़ी सवाल करता है और जो यूट्यूबर है जो कि चीखा जा रहा है कि आपने कोई 27 चैनल्स क्यों बंद कर दिए सिर्फ अपनी खबर बनाने के लिए, बेहतरीन किस्म के थंबनेल्स बनाने के लिए, अगर ये कह दिया जाए, इस तरह के सवालात होते हैं वहाँ पे कि डार साहब अब तो आपको मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की क्योंकि आपको सादा अक्सरियत मिल चुकी है। तो इस हवाले से अगर कोई जवाब देता है पॉलिटिशियन तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पीपल्स पार्टी को सुना के ये बात कर रहे हैं या हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है।
पूरी कौम ने देखा कि जब मुल्क को एक जमात की तरफ से दिवालियापन के करीब बल्कि दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया था, तो यही दोनों जमातें थी जिन्होंने मिल के उस भंवर से इस मुल्क को निकाला। तो जब मुल्क को सख्त हालात से, जब एक तरफ से एक जमात तरसीलात जर रोकने की बात कर रही थी, सिविल नाफरमानी की बात कर रही थी, IMF को खतूत लिखने की बात कर रही थी, तो यही पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ऐसी जमातें थी जिन्होंने मुल्क को एक राइट ट्रैक पे डाला, एक दुरुस्त सिमत में मुल्क को डाल दिया। तो बिल्कुल जिस तरह शैला ने कहा, न सिर्फ 5 साल पूरे करने के लिए, अपनी मुद्दत इक्तदार को तूल देने के लिए इन दोनों जमातों का साथ रहना जरूरी है, बल्कि इससे ज्यादा अहम ये बात है कि अब अगर मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है तो उसको डिट्रैक नहीं कर सकते। हम किसी भी इत्तेहादी के साथ अपने हालात खराब नहीं कर सकते। तो फिर जो नबील गबूल और शाज़िया मरी की कल तला चौधरी से तल्ख कलामी हुई है, ये उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें फरिया, पंजाब में जब नहरों का मामला था तो रोज जो हमारी मैं ये नहीं कहूंगा कुछ छोटा लीडर, बल्कि जितने भी किसी बड़े लीडर की तरफ से आपको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं मिलती हैं। बाकी जो लहू गरम है, जवान लीडरशिप है, वहां से नबील गबूल भी अपने आप को जवान, तो हमारा तो तलाल है ही जवान, तो वो हीट ऑफ द मूवमेंट होती है। इस तरह के मामलात एक दूसरे को सुनने में जो है वो मिलते हैं। लेकिन जहां तक आसिफ जरदारी साहब की बात है, मियां नवाज शरीफ की बात है, मियां शहबाज शरीफ की बात है, या इसहाक डार साहब की बात है, तलाल चौधरी आपने कहा कि जवान है, ठीक है, फाइन, बट वो बहुत सीनियर सेंसिबल लीडर हैं, ऐसी तो वो बात नहीं कर सकती, उन्होंने कहा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। आई मीन व्हाट डज दैट मीन? नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट मैंने कहा ना जी, इस तरह के जुमले निकल जाते हैं, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जो हमारा इत्तेहाद, जो अफ़ाम और तफ़हीम के साथ एक दो जमातें आपस में चल रही हैं, उनमें किसी किस्म की कोई दरार आ सकती है। न सिर्फ इक़्तिदार के लिए बल्कि मुल्क के लिए इन दोनों जमातों का आगे भी साथ चलना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल चला जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें किसी किस्म का कोई हो सकता है कि कल हम देखेंगे तलाल चौधरी और नबील गबूल गले मिल रहे हों और मामला रफा दफा हो। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, मिल भी चुके हों। राइट। सो दूसरी जानिब अगर आप इजाज़त दें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन हिकमत अमली अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। बानी PTI के बच्चों का 5 अगस्त से कबल पाकिस्तान आने का प्लान भी फिलहाल क्लियर नहीं है। इस हवाले से बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा गुलस्मिथ ने एक्स पर लिखा है कि मेरे बच्चों को अपने वालिद इमरान खान से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो करीबन 2 साल से जेल में तन्हाई की सबूतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत का कहना है कि अगर वो उनसे मिलने आएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो ये उन्होंने शिकायत की है। इस बच्चों का एहतजाज के लिए आने के ऊपर एक रिएक्शन तो हम PMLN में देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ PTI खुद क्या सोची है? अहमद अवैस साहब, एग्जैक्टली ये बात अब तय है कि उन्होंने आना है या अभी सिर्फ आप लोगों ने एक स्टेटमेंट दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई सीरियस स्टेटमेंट नहीं है, वो नहीं आएंगे और उनको आना भी नहीं चाहिए। ओके, चलिए, इसलिए आना नहीं चाहिए कि ये मेरे ख्याल में ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो एटीट्यूड है इस वक्त जो अहले हुकूमत हैं, जो वो और हर केयरलेस अंदाज के अंदर, जालिमाना अंदाज के अंदर पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स को पस पुश डाल के, आइन को पस पुश डाल के जुडिशरी को कमज़ोर कर दिया, तो वो हरकत कर सकते हैं जो इंसान तवक्को भी नहीं कर सकता, ना अखलाकियात के लिहाज से, ना कानून के लिहाज से। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि विजडम यही डिमांड करती है कि वो वो मिलने भी नहीं देंगे उनको मिलने नहीं देंगे और किसी झूठे केस में फंसा देंगे, जैसे बाकियों को जेल में रखा हुआ है। ये तो हार्टलेस लोग हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि वो नहीं आएंगे और इंशाल्लाह आएंगे भी नहीं। ये आपकी राय है या एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने नहीं आना? क्योंकि हर तरफ तो यही खबर है कि वो आ रहे। अलीमा खान ने क्लियरली कहा है कि वो हवा, ये जितनी हवा दी जा रही है इतनी बात नहीं है। वो एक बात थी, और देखें वो पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व है ही नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। छोटी उम्र के अभी टीनेजर हैं, पॉलिटिक्स का उनका दूर का भी वास्ता नहीं है। तो कोई इरादतन भी वो आके किसी ऐसे पार्टी को ना लीड कर सकते हैं, ना उसमें शामिल हो सकते हैं, ना ये एज है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर प्रैक्टिकली किसी प्रोटेस्ट में आने जाने के लिए, कोई भी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। तो इसलिए
अगर इन सारी बातों को आप फिर जो लोगों के बच्चे जो आते हैं जिनको कॉल दी जाती है, फिर उनको भी मना कर देते हैं कि वो भी ना आए। नहीं तो स्कूलों के बच्चे तो कोई नहीं आ रहे ना, उनको कहा गया कभी आने के लिए। जवान बच्चे दोनों माशाल्लाह, 18+ नहीं जवान बच्चे तो नहीं होते ना, जो 18 साल से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर तो वो राइट ऑफ वोट होता है उनका। तो सर कासिम और सुलेमान भी 18+ है। खान साहब देखिए ना, आपको राइट टू प्रोटेस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, और आप ये इसको कोई गैर अखलाकी तो नहीं कह सकते। अगर किसी बात को गैर अखलाकी या गैर आईनी कहना है तो वो इस हुकूमत के मुतालिक कहा जा सकता है। आसमा बुखारी साहिबा ने कहा, आपने गवर्नमेंट का जिक्र किया कि बुशरा बीबी उनको बुला रही है और शायद जमाइमा साहिबा नहीं चाहती कि वो आए, बट ज़ाहिर है उनकी वो मदर है, वो कुछ भी डिसाइड कर सकती है। नहीं, कोई ना बुशरा बीबी बुलाने की हैसियत में है, ना मोहतरमा जमाइमा उनको भेजेंगी। क्यों भेजे उनको? ऐसे कह तो रजाल के अंदर, और जहाँ पे एक जालिमाना निज़ाम चल रहा है, जहाँ कोई किसी का इख्तियार ही कोई नहीं है, किसी का और कोई कानून की हैसियत ही कोई नहीं, जहाँ पे अलीमा खान की इस वक्त क्या हैसियत है पार्टी में? क्योंकि उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो आ रहे हैं, तभी तो हम बात कर रहे हैं, वरना व्हाई वुड वी से भाई अलीमा खान की हैसियत जो है को पार्टी की स्पोक्स पर्सन की नहीं है ना, वो ओहदेदार है को पार्टी की। ओके, बट सर वो फुप्पो तो है बच्चों की, उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं। भाई कहा होगा उनका, लेकिन मैं आपको मैं उन हकायक की बुनियाद के ऊपर जो बात कर रहा हूँ, अपनी मैं राय दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई उनका स्पोक्समैन बन के बात कर रहा हूँ, कि ये मैं राय दे रहा हूँ कि इन हालात में वो किसी सूरत उनका आना मुनासिब नहीं है और वो नहीं आना चाहिए उनको। राइट। सो कौसर काज़मी साहब, आपका मसला तो हल हो गया। आप लोग ऐसी इतनी खतरनाक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं जेल में डाल देंगे, कभी कुछ कह रहे हैं, तो बेहतर है अब आपको पता चल गया उन्होंने नहीं आना। देखें फरिया, हमने तो नहीं कहा था, अलीमा खान साहिबा ने जितने वसूख के साथ ये बात की थी वहां पे कि इमरान खान साहब को वो पूछ नहीं रहे, बल्कि उनके बेटे उनको बता रहे हैं कि भाई अब हम आपसे इजाजत नहीं लेंगे, हम तो बस ये आए और वो आए। ये स्टेटमेंट थी अलीमा खान साहिबा की तरफ से, जो उनकी फुप्पो हैं और इमरान खान साहब की बहन है। अब मेरे ख्याल में पार्टी में जब गालियां दी जाती हैं इनके सोशल मीडिया की तरफ से, इनकी जो लीडरशिप है मौजूदा, चाहे वो जुनेद अकबर इल्जामात लगाएं बैरिस्टर सैफ पे, या बैरिस्टर सैफ साहब उन पे इल्जामात लगाएं, या पूरी जमात बाजमात हो के अली अमीन साहब को बुरा भला कहे, तो सोशल मीडिया जो उनको गालियां देती है उसकी तायीद करती हुई नजर आती है हमें अलीमा खान साहिबा। जहां तक हमारी इत्तलात है, इनका पूरा सोशल मीडिया ही उनकी हदायत पे चलता है। वो वहां से जब वो ट्वीट इमरान खान के जाते हैं तो परमिशन से जो भी, बल्कि अलीमा खान के ट्वीट भी उन्हीं का सोशल मीडिया करता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्यों कह दिया जाता है कि उनका कोई, उनके पास ओहदा नहीं है, पार्टी में कोई सियासी हैसियत नहीं है, जबकि हर चीज में उनकी निगाह है। बल्लेबाजी जहां तक है वो भी बिल्कुल साबित हो चुका है। हमें पता है कि तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ दलों में इनका शुमार होता है। फिर या तो मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि जो वहां पे जमाइमा है उन्होंने एक ट्वीट कर दी है कि पाकिस्तान में फस्तायत है, वहां पे इस तरह का, जिस तरह अभी अवैध साहब ने मेरे जो भाई हैं कहना फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर का कि जेल में डाल देंगे अगर दो लोगों ने कह ही दिया आने का, वो भी थोड़ा सा ज्यादा ही उनका बयान सख्त था। प्रिया, बतौर पाकिस्तानी आप जरा बरतानिया की एम्बेसी में जाएं इस्लामाबाद, वहां पे विजिट वीजा अप्लाई करें और पर्पस ऑफ विजिट जो है वो कोई भी दे दें कि मैं अपनी रिश्तेदार से मिलने जा रही हूँ, या खुदा ना खास्ता कोई बंदा वहां प्रिजन में है, मैंने उससे मुलाकात करनी है, तो ये तमाम तर चीजें आपको वीजा फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर आप सेंट्रल लंदन जाती हैं, वहां पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने खड़ी होकर एहतजाज करती है या पुलिस वालों पे पथराव शुरू कर दें, तो वो उठा के वो नहीं देखेंगे कि आपका ताल्लुक किसी गोल्ड, सिल्वर या चांदी या जो भी फैमिली है उससे है। कानून अपना रास्ता इख्तियार करते हुए ठीक है, तो ये कह देते हैं हम वीजा नहीं देंगे, हम एंट्रेंस नहीं देंगे, बट ये कहना कि हम जेल में डाल देंगे। नहीं, देखे वीजा हम बिल्कुल देंगे। वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, ये उनका राइट है, वो यहाँ पे आए और मिले। लेकिन एक बरतानवी शहरी जो वहां पे, जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं है, जिनके पास पाकिस्तान का नायकब कार्ड नहीं है, अगर वो यहाँ पे आके एजिटेशन करते हैं, यहाँ पे पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज में शरीक होते हैं, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उनका ताल्लुक किस खानदान से। राइट, ठीक है, तो वाकई वो सारी चीजें होंगी जो अगर मुझे इजाजत दें, वो टेकिंग अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले ही कम से कम ये मामला तो क्लियर हो गया। अहमद अवैस साहब ने कहा कि उनका मशवरा भी यही है कि ना आए खान साहब के बच्चे,
और उनको आना भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। सो शहला रज़ा साहिबा, ये वाली बात तो हो गई क्लियर। अब हम आ जाते हैं कि पीटीआई तहरीक चलाने जा रही है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि केपी के अलावा जहाँ भी लोग निकलेंगे उनको धर लिया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, सो आप लोग भी एहतजाजी तहरीक के ख़िलाफ़ सख्ती करेंगे? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये है कि अगर किसी के भी बच्चे आ रहे हैं तो उनके आने से पहले हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, अनटिल अनलेस कि वो कोई ऐसी बात ना करें जो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ हो। और मैं नहीं समझती कि वो आएंगे या कोई तहरीक चला सकेंगे। एक तो वो क्या कहते थे, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो वो इम्पोर्टेड सपोर्ट लीडरशिप होगी। इम्पोर्टेड को हटाने के लिए तो फिर इम्पोर्टेड ही ठीक है मेरे ख्याल से। अब वो ये कहते थे तो अब वो इम्पोर्टेड हो रही है। तो बहरहाल अमेरिका से होके आने का भी कहा उन्होंने। वैसे अभी अहमद अवैस साहब ने कहा मैं ये समझती हूँ कि वो नहीं कर सकेंगे और उनका रुझान भी नहीं है कुछ पॉलिटिक्स की तरफ। अपने फादर से मिलने आ सकते हैं वो, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो कुछ लीड कर सकेंगे। लेकिन वक्त से पहले हम किसी के लिए भी ये नहीं कह सकते कि उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, चाहे उनके बच्चे हो या तहरीक इंसाफ जो कि अगर चलाने जा रही है कुछ, जब तक कि वो आइन और कानून के दायरे में है उन्हें कैसे कहा जा सकता है। सो ये एक आपको लग रहा है या एक तासुर बन गया है कि जब आप बहुत सख्ती से गवर्नमेंट करते हैं तो फिर आपको आदत पड़ जाती है, हम गिरफ्तार कर लेंगे, हम पकड़ लेंगे, हम देख लेंगे, बस वो धमकी क्योंकि उन्होंने खुद इस तरह से किया है कि एक वजीर आला जो है वो अगर अपने सूबे की पुलिस, वहाँ के एमुनेशन, वहाँ के लोग उठाकर इस तरह हमलावर हुए जिस तरह से, तो वो अब यही तस्वुर होता है कि केपी से जो है वो गवर्नमेंट की जो है सरपरस्ती में लोग आएंगे और एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में रेड जोन में आने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये बात बनती है, अदरवाइज़ हर एक को एहतजाज का हक़ है। ठीक है। दूसरी तरफ जो नून लीग के वफ़द ने मौलाना से मुलाकात की और केपी में सेनेट इलेक्शन में ताउन के हवाले से बात की है, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है या आप अलग से सेनेट इलेक्शन में होंगे? मैं ये नहीं कह सकती कि कोई कोलिशन बनाएंगे या कोई इत्तेहाद बनाएंगे, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। ओके, सो यू नॉट क्लियर अबाउट दैट? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कौसर कासमी साहब, नून लीग का वफ़द जो मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचा, सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों की? देखिए, सारी बात इस वक्त तो बताना बिल्कुल कबल अज़ वक्त होगा। एक बड़ी शख्सियत है, बड़ी सियासी शख्सियत है मौलाना, चाहे उनके इख्तलाफात भी हों बाकी जमातों से, तो वो मिल बैठ के बात करने और मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। तो यकीनी तौर पर सेनेट के हवाले से, केपी के हवाले से उनसे ये जो भी गुफ्तगू हुई है वो बिल्कुल मंजर आम पे आएगी। लेकिन उनसे जो मुलाकात थी उसकी वजह यही थी, कई बातों पे बिल्कुल वो एग्री नजर आए हमारे साथ, कई मामला पे हम उनके साथ, तो ये बिल्कुल सारी बातें सामने आ जाएंगी। मुलाकात का पर्पज़ यही था जो आपने कहा। राइट, सो आप कह रहे हैं कि अभी बातें क्लियर नहीं आएंगी, लेकिन अभी शहला रज़ा साहबा ने भी कहा कि अभी कुछ पता नहीं है अलायंस के हवाले से, सो पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी जो भी आपकी बातचीत होगी मौलाना फजल रहमान से। देखें, हमारे इत्तेहादी जरूर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, PMLN की अपनी सियासत है। एक निगरान सेटअप बना था, एक जो कोलिशन गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसमें ये हमारे साथ थे। आइंदा जब इलेक्शन होता है तो उसमें इनका अपना मंशूर होगा, इनकी अपनी सियासत होगी, हमारी अपनी है। तो इस वक्त जो एक, मैंने जिस तरह पहले कहा कि एक राइट ट्रैक पे मुल्क को दोनों जमातों ने मिल के डाला, इसमें कोई शक नहीं है कि कीमत ज्यादा PMLN ने अदा की, जो सियासी कीमत होती है वो बिल्कुल हमने अदा की। आईनी ओहदे इनके पास हैं, इंतजामी हमारे पास हैं, दोनों जमातें मिलकर चल रही हैं। तो लेट्स सी, हो सकता है कि केपी में भी इसी तरीके से चला जाए जिस तरह वफाक में चला जा रहा है। राइट, सो अहमद अवैस साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। अहमद अवैस साहब, फैसल चौधरी साहब ने ये कहा है कि बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही हैं, पार्टी उसके खिलाफ अदालत में क्यों नहीं जाती है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई सहूलियात जो हैं जेल में तो कोई प्रॉपर तो उनको कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू यहाँ डिस्कस करने वाला क्या है? ओके, ठीक है, ये तो बुनियादी चीजें हैं। यहाँ पे तो कोई आपने कोई पॉलिटिकल प्रॉपोजिशन डिस्कस करनी है, कोई सिचुएशन जो है उसके चलें। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने हमें बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। अब हम फिर PTI को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर आइंदा इस पर बात ना करें,
प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं फरिया, इस पे बात ना करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अवैस साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कभी सहूलियात मिलती हैं, कभी नहीं मिलती, तो वो जेल है ना, जेल में इस तरह के मामलात होते हैं। फिर वो अमेरिका जाके बच्चों को भेज के जो हमेशा ये गिला करते हैं कि बड़ी कैद तन्हाई में है, हमारे वालिद, हमसे बात नहीं होती, वो कि ये हमेशा कहते हैं कि इमरान खान सब बड़ी लंबी बात करते हैं अपने बच्चों से और ज्यादा बात दीन पे होती है। ठीक है, तो चले अहमद अवैस साहब की बात सुन लेते हैं। अमेरिका में क्या बात होगी वो फिर अहमद अवैस साहब आपने बहुत अच्छा किया, क्लियर कर दिया, क्योंकि कासिम सुलेमान ने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा इंटरनेशनल मीडिया पे, अलीमा खान साहब रोज इस पे बात करती हैं, जमामा खान ने भी आज इस पे ट्वीट कर दी, तो अब आपके ख्याल से कि इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? देखिए ये इनमें क्या जवाब दूं मैं, ये तो सारी ऐसे फरोई से बातें हैं कि जी वो अमेरिका गए, अमेरिका से यहाँ, ये कोई बातें जो हैं कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इट नीड्स एनी डिस्कशन के लिए तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ के हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर जो है कितना बदल गया है, उसके नुकसानात क्या हैं, अगर कोई फ़ायदा है तो वो फ़ायदा क्या है, और क्या निज़ाम हमारा फ्यूचर का ऐसे चल सकता है कि नहीं चल सकता, क्या दस्तूर की ये शक्ल जो बदल दी है ये वर्केबल है कि नहीं है, इनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि पता लगे कि हालात हैं, हम हर एक को पता लगे। हमारी यहाँ पे ये भी पता लगेगी कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप देखें तो पॉपुलेशन जो है वो 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन आपने बजट बनाया है तो वो आपने सिर्फ 12-13 करोड़ को सामने रख के बजट बना लिया, क्योंकि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका जिक्र तक नहीं है कहीं पे। ठीक, उनकी लाइफ कैसे बदलेगी, उनके हालात कैसे ठीक होंगे, राइट, कोई जिक्र ना किसी बजट में है, ना किसी डिस्कशन के अंदर है, ना कोई प्रोजेक्ट है ऐसा। ठीक, ये बुनियादी बातें हैं जिससे मुल्क की तरक्की मुंसलिक है, जिससे पॉलिटिकल सोशो पोलिटिको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुंसलिक है। हम उसके ऊपर तो बात करते नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान का बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो शामिल होगा या नहीं होगा, मतलब ये इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, चलें, ये बड़ा क्लैरिटी आ गई आज है। होप कि पीटीआई के लोग भी इसको सुन लें और अपना लाएअमल इसी हवाले से बनाएं कि कोई ज़रूरत नहीं है पर्सनल बातों को करने की डिस्कस। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में आज कोर कमांडर ने भारत की जानिब से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने का अज़्म किया। पाक भारत जंग में मुंह की खाने के बाद भारत अब फिर माजी की तरह पाकिस्तान पर पीठ पीछे वार करने की कोशिश कर रहा है। भारत हालिया दिनों में फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा कर रहा है। ताहम पाक फौज भारत के हर हरबे को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया गया कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी रखना नागज़ीर है। भारत फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए अपने मज़मूम एजेंडा को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। लेट्स वॉच दैट। DGISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत को तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने इस हवाले से मालूमात का तबादला नहीं किया। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। लेट्स वॉच दैट। चीनी एयर चीफ की पाकिस्तान आमद पर भारत में वावेला हो रहा है। किस्मत में ही चीखें मचाना रह गया लगता है भारत की। चीनी एयर चीफ ने पाक फ़िज़ाइया की भारत के खिलाफ जंग में कारकर्दगी को सराहा। हमारी इस दौरे को दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया के माबैन मज़ीद ताउन और चीन की जानिब से J-35 तैयारे पाकिस्तान को फराहम करने से जोड़ा गया। अगर ये तैयारे पाकिस्तान को मिले तो हमारा मुल्क इन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हासिल जंगी तैयारे होंगे। पहले ही PF ने ज़बरदस्त काम किया है माशाल्लाह। सो लिटरली इट्स ग्रेट न्यूज़। ब्रिगेडियर मसूद खाना में ज्वाइन करें।
थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। भारत को तो तकलीफ होती ही रहती है, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा तकलीफ उनको हो रही है। चीनी एयर चीफ पाकिस्तान आए और उन्हें पाक फ़ज़ाइया की भारत के खिलाफ जंग में हमारी कारकर्दगी को सराहा। और जो इसको जोड़ा जा रहा है इस बात से कि मज़ीद ताउन होगा, J-35 तैयारे पाकिस्तान को फराहम होने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। देखें, चाइनीज एयर चीफ यहाँ पे आए, हमारे एयर चीफ भी अमेरिका भी अभी रिसेंटली होके आए। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद कोई पाकिस्तानी एयर चीफ अमेरिका भी गए थे। फिर चाइनीज के साथ हमारे देखें एक डीप रूटेड ताल्लुकात हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे हैं, और जो हमेशा हम जॉइंट कोऑपरेशन रही है, डिफेंस प्रोटेक्शन में भी है। और यकीनन हमारे पास चाइनीज इक्विपमेंट है, हमारे जो मैन बैटल टैंक हो या जहाज है, सारे चाइनीज हैं। और फिर देखें कि इसको यूज करने वाले हमारे जो पायलट्स हैं या आम जो दूसरे गनर्स हैं, तो वो दे आर वेरी प्रोफेशनल हैं, हम जिस तरह यूज कर रहे हैं। सो अब जिस तरीके से फ्यूचर में भी यकीनन होगा, और फ्यूचर में भी हमारे कोऑपरेशन होगी। और ऑलरेडी है कि हमारे जो पायलट्स हैं चाइना में हैं और वो दे आर गेटिंग ट्रेनिंग। तो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम चांसेस हैं कि J-35 हमें मिलेंगे। तो पाकिस्तान की वो एक कैपेबिलिटी जो हम J-10C के साथ राफेल को हमने काउंटर किया है, विद दैट जो जिस तरह हमने इंटीग्रेट किया है विद दिस तमाम सिस्टम को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, तो वो एक दुनिया भी इस पे हैरान थी। और कहते हैं जिस तरह J-10C ने जिस तरीके से लॉक किया था, तो राफेल J-10C को लॉक नहीं कर सका। दिस सिस्टम वाज सो इफेक्टिव जो हमने वहां पे प्रेजेंट किया है। सो विद J-35 तो माशाल्लाह देखें कि फिर पाकिस्तान के जो होगी और जो काबिलियत है, प्रोफेशनलिज्म है, तो यकीनन वी ऑलरेडी हमने पिछले मार्का हक में बुनियाद मरसूस में वी डोमिनेटेड द इंडियन एयर स्पेस। और इसलिए था कि आप देखें कि इन्होंने अपने जो फ्लीट ऑफ राफेल्स थे, दे वर जो पीछे लेके गए थे अबाउट 300 किलोमीटर्स के बियॉन्ड विजुअल रेंज से, ताकि वो पीछे लेके जाएं। So that was the fear of Pakistan Air Force, of the Pakistan Armed Forces. राइट सो हमने ये भी देखा कि आपने देखा DJI स्पेयर ने इंटरव्यू दिया, उनसे सवाल हुआ कि ईरान जंग के बाद क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट हो सकता है। DJI स्पेयर ने कहा कि पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके ख्याल से प्रॉब्लमैटिक है? देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान तो एक डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज की यहाँ बात होती है तो वो दुनिया सारी मानती है। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में किसी की ऐसी सोच भी नहीं होगी, ना कोई ऐसे जुर्रत कर सकता है पाकिस्तान के इस तरह के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जाएगा। सो देयरफॉर देखें, पाकिस्तान वैसे भी एक इंटरनेशनल सेफ गार्ड्स के मुताबिक जो है 100% पाकिस्तान एज डिक्लेयर की बेस्ट कंट्री है एज फार एज द प्रोटोकॉल इज कंसर्न। और लेकिन पाकिस्तान के लिए देखें कि पाकिस्तान के लिए हमारे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब हमने ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी और जगह पर टारगेट करे इंडिया आके, तो हम कैसे ये एक्सेप्ट करेंगे कोई हमारे इस तरह की जो हमारे एसेट से उस तरफ जाएगा। सो देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और पाकिस्तान ने डिलीवर ऑलरेडी मैसेज किया था बुनियाद मरसूस में, जिस तरह मैंने कहा कि उनके सारे इंडिया सिस्टम वाज पैरालाइज्ड। सो वी हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। और दुनिया में मेरे ख्याल में किसी की ऐसी जरूरत भी नहीं है, ना ऐसे सोच हो सकती है। लेकिन पास में अटेम्प्ट्स होती रही हैं। नेक्सस था इंडिया और इजराइल का, दैट वी हैव सीन 1980s में भी कोशिश की गई थी काहोटा पे अटैक करने के लिए, और 1998 में बिफोर द एक्सप्लोजन जो हम करने जा रहे थे उस वक्त भी एफर्ट्स की गई थी इंडियन राजस्थान से, और प्रीवियसली अहमदाबाद गुजरात से करना था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा उनको मैसेज कन्वे कर दिया। तो आज पाकिस्तान एक डिफरेंट स्टेज में है। वी आर नॉट ओनली इन कन्वेंशनली एक सुपीरियर फोर्स हैं, हमारी एक मिसाइल फोर्स है, देन वी आर आल्सो एटॉमिक पावर। राइट सो हमने ये भी देखा कि कोकमर कॉन्फ्रेंस पे कहा गया कि भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को जो शामिल किया गया है, वो भारत ब्लॉक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, बेबुनियाद कोशिश है। ब्लॉक पॉलिटिक्स किस तरीके से भारत हम इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये भी उनकी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। जी हाँ, देखें अभी अभी देखें एक डिकेड लगेगा कि ये सफाइयां देते जाएंगे, एक्सक्यूजेस पेश करेंगे। अभी तक किताब भी आ गई इनकी
कि जो ऑपरेशन सिंदूर पे आ गई है कि लेसन्स लर्न और इंडियन वेटरन्स की बात कर रहे हैं, और लिखने वाले 20 लोग हैं। अभी आप अंदाजा करें 20 लोगों ने एक किताब लिख दी है, और वो सारे रा के पेड लोग हैं जिनसे लिखवाया गया है। मैं उसको देख रहा तो उसमें टाइटल में लेफ्टिनेंट जनरल हुदा एंड हैप्पी मान जैकब ने इसको एडिट किया। लिखने वाले अंदर 20 है। हैप्पी मान जैकब वो है जो पाकिस्तान में इसने विजिट किया था, इसने एलओसी में भी एक किताब लिखी है। लेकिन ये है सारा ये एक स्टेज उन्होंने करवाया है रा ने। सर देखे सफाइयां दे रहे हैं, और ब्लॉक पॉलिटिक्स की जब ये बात करते हैं, पाकिस्तान चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान तुर्किया की बात करते हैं, असल में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता रहे हैं कि हमें बहुत मार पड़ रही है, देखें यहाँ अलायंस बन गया, अब हमें बचाने आ जाएं। जो इंडिया का कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान इमर्ज हुआ है, ए रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर यहाँ पे आया है खित्ते में। yes. तो इंडिया की जो डिजाइन वो खत्म हो, यकीनन ब्रेक कर दिया गया। बिगरे साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक्शन के थ्रू दुनिया को बावर कराया है, लेकिन उसके बाद जो झूठ इंडिया ने बोला है वो जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, आई थिंक ये भी एक दिस इज समथिंग वर्थ मेंशनिंग एंड वर्थ रिमेंबरिंग। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।